हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू ट्रैक पे लेकर के आ गए होंगे। वो जो बात थी ना कोविड वाली, वो मेरी इच्छा है कि शायद एक लाइव क्लास करें और उसमें बात करें। शायद वो लाइव क्लास मैं आज ही कर लूँ, मतलब ये वीडियो अपलोड होने से पहले भी पॉसिबल है कि शायद उस लाइव क्लास में हम कोविड-19 के बारे में बात कर चुके होंगे। सोच रहा हूँ कि आज शाम को ही लाइव आता हूँ। ओके, ऑलराइट, चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर एनर्जी के साथ में बोला करो। बच्चों, तेज बोलने से अगर समझ में आ रहा होता ना, तो जितने नेता जो भाषण बोलते हैं ना, वो सारी बातें लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं और लोग जो हैं फिर वापस सुन करके आते नहीं उनके भाषणों में। ये तेज बोलना किसी के समझ में आने का क्राइटेरिया नहीं है, ये मैं मान करके चलता हूँ। आराम से तसल्ली से बोलो, वो बातें शायद आपके दिमाग में भी पहुँचेंगी, ये मान रहा हूँ। और ऐसा मैंने गौर किया है, क्योंकि बहुत बार टीचर बहुत तेज़ तेज़ बोलना चालू करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कान के जो पर्दे होते हैं ना, या फिर कान को ही दुखाते हैं। ठीक है, कान ही दुखेगा बच्चों, दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँ तो मैं बोल लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो मैं खाना खा लेता हूँ कि मैं आराम से 1 घंटा बोल लूँगा, है ना। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। अपने पास में क्वेश्चंस हैं 2014 से 2020 तक अपन देखेंगे। आप सभी को यूनिट पता है, यूनिट कौन सी है बच्चों? परमाणवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ भाई, इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो का मतलब रिवीजन क्लास का एक वीडियो। ऐसे तो पूरा चैप्टर अपना कब का हो गया, है ना। जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर वापस से रिवाइज करो, बच्चों मैं वीडियो में अपने पूरी मेहनत, पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने पूरे जोश से पढ़ा है उन वीडियो के अंदर और बहुत मेहनत करी है उन वीडियो को बनाने में। ऐसे ही कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक। तो आप वहाँ पे जाकर के देखिए। आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सभी को पता है, 9602301447। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको किस टॉपिक का वीडियो नहीं मिल रहा है, मैं आपको उस टॉपिक का लिंक भेज दूंगा। और तो क्या कर सकता हूँ, आप बताएं मेरे को, है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चंस भी भेज देते हैं, यथासंभव मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ और मैं आंसर देता भी हूँ। लेकिन जब बच्चों ने एक बच्चे ने जैसे मेरे को 150 सवाल भेज दिए कि सर इसका वीडियो बना करके भेज दो, आप बताओ बच्चों पॉसिबल है क्या? हालांकि मेरे को पता है उन 150 सवालों में से 100 से ज़्यादा सवाल ऐसे होंगे जो अपन कर चुके होंगे मतलब जो मॉडल टेस्ट पर अपन ने डिस्कस किया था ना, उसके अंदर से बहुत सारे सवाल उसमें से आ गए होंगे। और बहुत सारे जब मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे सवाल तो वैसे ही आपको बता देता हूँ, तो उनमें आ गए होंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि अब आपके पास में अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, इसे वेस्ट मत करो, है ना। अब समरी पढ़ने में ज़्यादा मत जाओ। एक बार के लिए चैप्टर को उठाओ, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके छोटे छोटे सवाल या फिर जो रिवीजन क्लास है वो देखना चालू करो, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो टाइम है उसका उपयोग करो बच्चों, है ना। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये जो फैमिली है वो 4.5K तक पहुंच गई है। हाँ, सब्सक्राइबर की रेट अब शायद एक आध दिन में थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बीच में जिस हिसाब से बढ़ रहे थे मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, बच्चों को लग रहा है कि ये चैनल शायद उनकी मदद अच्छे से कर रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी अच्छे से मदद कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन देखें। बहुत सारे क्वेश्चन तो हट गए हैं, एक इस बार मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा, मतलब जो डेरिवेशन है वो भी करने की कोशिश करते हैं ताकि इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। बच्चे बोल रहे रिवीजन वाला पार्ट है ना, वो भी जो मेन पार्ट है वो आ जाएगा इसमें, चिंता मत करो। चलिए तो एटम में एक 10वां, 22वां और 23वें नंबर का सवाल 2014 में 10वां सवाल जो आपको दिखाई देगा। 10वां सवाल अगर आप देखेंगे तो अपने कोर्स का भाग है नहीं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी से है। क्षय नियतांक लैम्डा का मान दिया हुआ है, अर्धायु और औसत आयु पूछ रहा है। तो ये हमारा अभी खैर कोई कोर्स का भाग नहीं है ना, अभी है भी नहीं। आप सभी को पता है कि अर्धायु का फॉर्मूला और माध्यायु का फॉर्मूला भी हम यूज़ काय को करें, 1/λ होता है वैसे माध्यायु, अरे यही होता है। लेकिन अभी यूज़ करना है ही नहीं, मतलब ही नहीं। हाँ देखिए, इसके बाद में ये सवाल बहुत बढ़िया है। 22वां और 23वां सवाल बहुत बढ़िया सवाल हैं बच्चों। 22वां और 23वां सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छे से देख लीजिए।
क्वेश्चन 22, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, निम्नतम मतलब n बराबर 1 कक्षा में ऊर्जा जो है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुल ऊर्जा है। E और पहले कक्षक की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। किस तरीके से, तो ये बात ध्यान में रखो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू nth ऑर्बिट, वो क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होती है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा nth ऑर्बिट में, वो होती है कुल ऊर्जा को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे आया है ये मैंने आपको बताया भी है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पर्पस में हम इतना ही करेंगे। चलिए, तो पहले के लिए निकालनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पहले कक्षक के अंदर क्या हो जाएगी, -E1 हो जाएगी। n की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, तो माइनस और माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, पोटेंशियल एनर्जी 2 × E1 लिख दीजिए यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी पहले कक्षक में, हाँ क्या होगा, 2 गुणा E1 भैया कहाँ है, माइनस का 13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी कैसा, माइनस का, पोटेंशियल एनर्जी माइनस की ही होती है। ठीक है, एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ कि ये मार्कर दिखाई तो दे रहा है ना, क्योंकि मेरे को शायद थोड़ा सा लाइट लगा, जबकि मैंने फिल पूरा किया था, लाइट ही चल रहा है। ओके, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया। अगला देखिए 26वां जो आपको दिखाई दे रहा होगा, समीकरण R बराबर R0 a⁻1/3 के आधार पर दर्शाइए। ये आप सभी को पता है, त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में यही संबंध होता है। नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध है बच्चों, ये है ना। और इसके आधार पे क्या बोल रहा है, वो आधार पर दर्शाइए कि द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान का घनत्व या नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर रहता है ना, निर्भर नहीं करता। चलिए काम करना चालू करें। तो अगर मैं इसे काम करता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूं कि हमें पता है या जैसा दिया गया है, R बराबर R0 a⁻1/3। ठीक, चलो अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये सभी को पता है। ठीक, अब किसी भी नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है वो समझिए। हम बात करते हैं कि नाभिक के किसी भी एक, मतलब नाभिक में जो भी उपस्थित है, आप कह सकते हैं एकल आवेश जो उपस्थित है उसका द्रव्यमान, ठीक है, जो 1 यूनिट द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक, और उनका जब हम संयुक्त रूप से द्रव्यमान देखने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं इनका द्रव्यमान लगभग क्या माना जा सकता है, 1 यूनिट द्रव्यमान या 1 AMU के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, तो 1 AMU का द्रव्यमान 1.66 गुणा 10⁻27 गुणा जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब जितने प्रोटॉन्स हो न्यूट्रॉन्स है। तो हमने बोला एक प्रोटॉन का इतना मान लो, है ना, या फिर एक न्यूट्रॉन का इतना मान लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर मान के चलते हैं, और जितने प्रोटॉन है उससे गुणा कर दो तो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। कितने, तुमने बोला द्रव्यमान संख्या के बराबर उसमें क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, उससे गुणा कर दो। ठीक है, आयतन क्या होता है, तो गोला मान के चलते हैं, और आयतन होता है 4/3 πr³। यही होता है। r का मान उठा करके यहाँ से पटको, तो ये हो जाएगा 1.66 गुणा 10⁻27 गुणा a भाग 4/3 पाई, r की जगह देखिए क्या होगा, R0 a⁻1/3 और इसका क्या क्यूब करोगे तो ये R0 का तो 3 हो जाएगा, और a से देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा 1.66 गुणा 10⁻27 गुणा a डिवाइडेड 4/3 पाई R0 का क्यूब और a होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R0 का तो क्यूब और a से a कैंसिल, क्या बच गया देवताओं, कितना
1.66 गुणा 10 की घात -27 डिवाइडेड बाय क्या 4/3 पाई r0 क्यूब। इतना ही करो, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप लिख कर क्या हो कि 2.3 गुणा 10 की घात 17 ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सिर्फ यही तो पूछना चाहता है कि द्रव्यमान संख्या पे निर्भर नहीं करता। वो तो हट गया, देखो गौर करो, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब हम इसको बस इतना लिख देंगे kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, इतना लिखो, काम खत्म करो, बस हो गया। अतः स्पष्ट है कि नाभिकीय घनत्व जो है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता या फिर अचर रहता है। ठीक है, इस तरीके से काम कीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, ये 2014 था, है ना। अब बात करते हैं 2015 की कि 2015 में कैसे सवाल आए हैं। देखिए 2015 10वां, 21वां और 22वां। 10वां सवाल देखें। 10वां सवाल बोल रहा है कि नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध लिखो। ये लो, लास्ट वाले पेपर में जो दिया हुआ था, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध। ठीक है, हो गया ये तो। चलो 21वां और 22वां देखते हैं। 21वां देखिए। 21वां करने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप सभी को पता चल रहा होगा। रेडियो एक्टिवता है, अर्धायु को परिभाषित कीजिए। ये सारी चीज ही हट गई है, हटी है नहीं हटी है देवताओं, है ना। अर्धायु वैसे क्या होता है, इतना समय होने के पश्चात जो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या थी, सक्रिय नाभिकों की संख्या, वो प्रारंभ से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। लेकिन अब आपके कोर्स का भाग ही नहीं रहा ये तो। हाँ, आगे देखिए अपना, तो इसका अथवा वाला भाग देखो। नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए। द्रव्यमान क्षति पूछ रहा है। द्रव्यमान क्षति सभी को पता होना चाहिए कि क्या होती है द्रव्यमान क्षति। डेल एम बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति के लिए हम बोलेंगे कि हमें पता है कि कोई भी नाभिक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अतः नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। जबकि वास्तविकता में नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति। और इसे अगर मैं सीधी एक लाइन में कहूँ तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा, क्या भाई, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में अंतर ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो। प्रोटॉन्स का द्रव्यमान क्या होगा, तो हमने बोला एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और कितने प्रोटॉन है, z के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये कितने न्यूट्रॉन हैं, तो भाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, a-z न्यूट्रॉन्स हैं। ये हो गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। इसमें से वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान निकाल दीजिए। ये वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान है और यही क्या है बच्चों, द्रव्यमान क्षति है। इसे AMU में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन EBN, चांसेस कम है लेकिन तो भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज्ञात करना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए, ये और पूछा है। चलो ये तो निकाल लेते हैं, ये कैसे होगा भाई, तो ऑक्सीजन 16 है बच्चों, ऑक्सीजन 16, द्रव्यमान संख्या 16 है, तो ये हो जाएगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भाग लगा दो किसका,
16 का। सॉल्व कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना लिखते हैं? मैंने आपको बोला था ये सवाल आ चुका है जब अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना एबेसिडे वाले, तब मैंने बताया था 1.67 या 1.6 लिख दो, 6-7 नहीं आएगा, 1.6 ही लिखें, गुणा 10 की घात -19 जूल, इतना लिखोगे। 1.602 होता है लेकिन 1.6 से कम चल जाएगा। अब 21वां हो गया। 22वां देखिए, बोर के अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ज्ञात करना है देवताओं, इसका व्यंजक। अच्छा सवाल है। वेग, त्रिज्या और ऊर्जा भूल मत जाना, और एक तरंग दैर्घ्य वाला याद कर सको तो और बढ़िया। ये जो 4 डेरिवेशन है ना, इनमें से एक डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, एग्जाम में कोई रोक ही नहीं सकता। और आगे क्या बोल रहा है, आगे चलो एक सवाल है आधे नंबर का, वो देखते हैं। हाँ भाई, वेग कैसे निकालेंगे तो समझिए। हमें पता है प्रथम जो बोर अभिग्रहित है ना, बोर मॉडल का अभिग्रहित, उस अभिग्रहित के अनुसार हम लिखते हैं mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, फिर आप सभी को पता है मैं यहाँ पर n यूज़ करता हूँ, मैं मेरे डेरिवेशन में n यूज़ करता हूँ nवीं कक्षा को बताने के लिए। ठीक है, ये तो था प्रथम अभिग्रहित से, तो लिख कर क्या होगे कि बोर मॉडल के प्रथम अभिग्रहित से। और द्वितीय अभिग्रहित से क्या, mvr इज इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। कंप्लीट। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाते हैं। ये ऊपर वाला समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा, भाग लगाओ। भाग लगाते ही क्या होगा, m से m कट गया, 1v से 1v कट गया। ये rn और rn काट मत देना, ये तो दोनों ही नीचे हैं तो फिर गुणा हो जाएंगे, तो हो जाएगा vn बटे rn का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे देखो, इसको काटो, ये 2 आएगा। ठीक, चलो और ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट rn का स्क्वायर, और ये NH और नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब क्या होगा, rn के स्क्वायर से rn का स्क्वायर कैंसिल, बताओ भाई, वेग का व्यंजक प्राप्त हो गया क्या, z डिवाइडेड बाय n, इसको अलग कर लो, E² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ये किसका है, वेग का व्यंजक। अब ऐसा तो नहीं पूछा कि पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए, स्थायी कक्षा में वेग का व्यंजक, बस इतना काम कर लीजिए, इतना ही कर लीजिएगा। z डिवाइडेड बाय n, और इसको लिख लीजिएगा v0, जहाँ v0 बराबर E² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h है, जिसका मान 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, हो गया काम। बताओ भाई डेरिवेशन कितनी छोटी थी। ठीक, आगे देखो, बस आपको थोड़ी बहुत ऊपर एक आध लाइनें थ्योरी की लिखनी है। इसका सवाल जो है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, निम्नतम तो पहले ही होती है क्या, पहले कक्षक में ऊर्जा कितनी है, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, +x। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, -E1 हो जाएगा। E1 का मान पहले से माइनस का है, बस तुम मान मत देना कि जो मेरे को पता है पहला निम्नतम स्तर के अंदर ऊर्जा लिखनी है -13.4, होशियार नहीं बनना, जो दे रखा है वही करना है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चल गया, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे आप। हाँ भाई, हो गया ये। तो ये था 2015। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही आए हैं बच्चों, बस आपकी प्रैक्टिस की देरी है। प्रैक्टिस अच्छे से करो और इस तरीके से करो कि जैसे आप बोर्ड के पेपर में, मतलब बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो, ऐसा प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से अच्छे अच्छे करो। रफ की तरीके से काम करोगे ना तो एग्जाम में भी रफ वाली आदत पड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, 2016 में देखिए 21वां, बोर के क्वांटमीकरण द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। ये ध्यान में रखिए, द्वितीय अभिग्रहित को हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत अभिग्रहित भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। क्या था भाई, mvr = nh/2 पाई। ये तो लिखना ही लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखनी ही लिखनी है।
ठीक, थ्योरी में क्या लिख कर के आओगे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है जिनके लिए उसके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। और फिर उसके बाद में क्या लिख कर के आओगे, mvr = nh/2, ये लिखने का पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर बताओ h यहाँ प्लांक नियतांक है और n क्वांटम संख्या। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कीजिए। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन पहली श्रेणी होती है ना, n = 1, और प्रथम रेखा कौन सी कहाँ से आ रही है, तो हम बोलते हैं n = 2 से n = 1 में आ रही है, ये पहली रेखा है। और इसके संगत आपको तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल है। क्या भाई, 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बताओ भाई, यही करता है। r का मान मत रखना, आपको लैम्डा निकालना है। n1 का मान पहला कक्षक है, n2 का मान दूसरा कक्षक है। ठीक, r ऐसा का ऐसा, ये 1 - 1/4, जिसे मैं लिख सकता हूं 3/4, और r ऊपर है अभी भी। ठीक है, चलिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 और 1/r। बताओ भाई, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 3 के साथ में गुणा में है r। 1/r आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, कितना लिखोगे, 912 एंगस्ट्रॉम लिखोगे, याद ही रख लीजिएगा। तो फिर इसको काटो, कितना आएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, तो 304 आएगा भाई, जीरो मत हटा देना। तो कितना आएगा, 1216 एंगस्ट्रॉम पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य या फिर अधिकतम तरंगदैर्घ्य है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, हो गया, ये हो गया भाई, चलो काम कर लिया। अगला देखो, रेडियो एक्टिव क्षमता का नियम लिखिए। वैसे क्षमता नहीं है, ये क्षयता का होना चाहिए, वैसे ये सवाल ही अपने काम का नहीं रहा, कोर्स में नहीं है। आगे देखिए, रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। भाई लिख सकते हो, एक एक नंबर की कमियां देखिए। पहला तो ये स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा, है ना। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर इनकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, और अंततः यह क्या होने चाहिए, नाभिक में कूद जाने चाहिए या गिर जाने चाहिए अंत में। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। और क्या था, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वह क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए था, जबकि वास्तविकता में स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। ठीक है, तो ये 2 कमियां थी, लिख के आ जाइएगा, हो गया काम, है ना। चलो, तो 2016 भी कंप्लीट हो गया है। अब 2017 पे आ गए हैं, एक साथ 2 उठा लिए थे मैंने। हाँ, 2017 10वां 22वां और 23वां। 10वां देखो, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखिए। देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिडबर्ग के सूत्र में कंफ्यूजन हो रहे हैं, है ना बच्चों। रिडबर्ग सूत्र का मान नहीं पूछा है, रिडबर्ग सूत्र पूछा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और ये सूत्र यही है, 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रिडबर्ग सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिडबर्ग सूत्र अगर कहा जाएगा तो इसे ही कहते हैं रिडबर्ग सूत्र। ठीक, हाँ आगे देखो। हाँ, बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखी हैं। दो सीमाएं मतलब 2 लिमिटेशन लिखनी है। क्या होगी, वही कि बोर मॉडल जो है वो एकल इलेक्ट्रॉनिकी, हाइड्रोजन के समान एकल इलेक्ट्रॉनिकी परमाणुओं हेतु ही सत्य है। जिन परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरा, बोर मॉडल में जो द्वितीय अभिग्रही था वह मनोनीत था, इसकी कोई गणितीय विवेचना बोर द्वारा नहीं की गई। तीसरा, बोर मॉडल में कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है, जबकि ये दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है। यह जीमान एवं स्टोक इफेक्ट को समझाने में असफल रहा। ठीक है, यह विपाटन को चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में विपाटन को समझाने में असफल रहा। ये क्या स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं को समझाने में असफल रहा। मैंने 4-5 बता दिए, कोई से भी 2 उतार दीजिएगा।
अगला 23वां देखो, 23वां जैसा आप देख पा रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित है, तो मेरे हिसाब से इस बार सिलेबस का भाग नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। ये हो गया 2017 भी बच्चों। अब देखो 2017 का पूरक परीक्षा का, इसके अंदर आया है 9वां, 22वां और 23वां। 9th क्वेश्चन, अर्ध आयु तथा माध्य आयु छोड़ो। 22वां, बोर परमाणु के कोई दो अभिग्रहित लिखिए, पहला और दूसरा ही लिखो। दूसरा क्या, MVR = NH/2π, और पहला अभी लिखा था, दोनों ही लिखे थे मैंने, वो लिख लीजिएगा, अच्छे से याद करें, अभिग्रहित अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो ये था, और 22वां, एक 23वां। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों तथा शीतलक के कार्य को लिखिए। अब बच्चों जब आप कार्य लिख रहे हो ना, तो इनके उदाहरण बीच में चिपका दो, ताकि उसे लगे कि आपको पता है कि आपने पढ़ा है उस टॉपिक को। जैसे नाभिकीय रिएक्टर में बोरोन तथा कैडमियम की रॉड का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग होता है। इनका कार्य नाभिकीय भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है ना। या नाभिकीय भट्टी में विखंडन अभिक्रिया या विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, काम खत्म। फिर शीतलक, तो नाभिकीय भट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल आदि का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ये ऊर्जा को या ऊष्मीय ऊर्जा को ईंधन कक्ष से अन्य कक्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है। भाई और क्या करती है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक की तो ऊर्जा को लेकर के जाती है, ठीक है। तो ये शीतलक का कार्य हो गया। इस तरीके से आप याद करें इस चीज को, ठीक। तो ये 2017 का भी हो गया। हाँ, आगे देखिए 2018, 11वां, 21वां और 26वां। 11वां, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, कितना होता है, 1 होता है भाई, है ना। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए 1 ही होता है। फिर बोल रहा है 21 और 26। 21वां देखिए, 21वां बोल रहा है बच्चों 2 हैं, जिसमें से नीचे वाला तो हमारा भाग है ही नहीं, ऊपर वाला देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामन श्रेणी की रेखा की अधिकतम एवं न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल हो गया ना, अनुपात ही तो ज्ञात करना है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। तो हमने बोला अधिकतम तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम बटा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य मिनिमम, ठीक। बाद में जाकर के उल्टा करेंगे, क्योंकि अधिकतम तरंग दैर्घ्य ऊपर होनी चाहिए और न्यूनतम नीचे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूनतम ऊपर चली जाएगी। लेकिन अभी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। क्या होगा, R 1/N1 का स्क्वायर बामर के लिए। अब ये बात ध्यान रखो, बामर के लिए N1 हमेशा 2 ही होगा। लाइमन बामर दूसरे नंबर पे आती, तो N1 का मान 2 ही होगा। N2 का मान जो है वो 3, 4, 5 और कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक। लघुत्तम के लिए तो अनंत लेना N2 का मान, और अधिकतम के लिए 3 लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा N1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे वापस से R 1/N1 का स्क्वायर, ये तो फिक्स है, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर अनंत का स्क्वायर होगा, न्यूनतम के लिए अनंत का होगा, ठीक है। चलो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये लैम्डा मिनिमम ऊपर चला जाएगा बच्चों, और लैम्डा मैक्सिमम नीचे रहेगा। सॉल्व करो, ये 1/4 माइनस 1/9 है, और नीचे ये तो 0 हो जाएगा, ये रह गया 1/4। इसको सॉल्व किया तो ये आया 4 गुणा 9, ठीक है, और 9 - 4 बटा 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा। चलिए 9 - 4 कितना होता है बच्चों, 5 बटे क्या 9 बराबर क्या, लैम्डा मिनिमम बटा लैम्डा मैक्सिमम। हमें उल्टा निकालना है, तो लैम्डा मैक्सिमम बटे लैम्डा मिनिमम क्या होगा, 9/5। इस तरीके से काम करो। किसके लिए था ये, बामर के लिए था। पता चल गया, N1 का मान तो 2 ही रखना है, N2 का मान चेंज होगा अधिकतम और न्यूनतम के लिए। बस इतना ही था, अगला वाला तो करना ही नहीं है, है ना। तो 21वां हो चुका, 22वां देखो
नहीं 26वां बोला था। हाँ, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, आप सभी को पता है क्या तात्पर्य है। फिर द्रव्यमान क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध क्या है, अरे क्या था रे देवताओं, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी होता है EB डेल mc², और डेल m का मान आपको लिखना पड़ेगा क्या, Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस कैपिटल M और ये इंटू c², खत्म। फिर इसे प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का भी व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, EB डिवाइडेड बाय A, यही होता है EBN, है ना। स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, जितनी ज़्यादा होगी वह परमाणु और नाभिक उतना ही स्थायी होगा। चलिए EBN का मान ऊपर से उतार देना, है ना। चलो, तो ये था 2018। अब देखिए 2018 का सप्लीमेंट्री पेपर, इसमें 21, 22 और 23 तीन सवाल आए बच्चों। देखो 21वां सवाल हमारे काम का नहीं है, रदरफोर्ड और सोडी का क्षयता का नियम था, ये तो छोड़ दो। 22वां देखो, 22वां क्या बोल रहा है, बोर सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जिससे अपन ने थोड़ी देर पहले सवाल किया था। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं दोनों ही करवा देता हूँ, ठीक, और त्रिज्या के लिए भी करवा देता हूँ, ताकि सारी रामायण ही एक साथ सलट जाए। अगर आगे त्रिज्या का भी सवाल आ जाए ना तो भी आप कर लीजिएगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिज्या के लिए कर लेते हैं। देखो सारी डेरिवेशन हो जाएगी, वेग की करवा चुका हूँ, अभी अपन त्रिज्या के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु त्रिज्या या कक्षक की त्रिज्या क्या था, तो हम बोलते हैं द्वितीय अभिग्रहित से। किससे बोलेंगे बच्चों, द्वितीय अभिग्रहित से। MVR इक्वल्स टू क्या, NH/2π, इधर भी n और इधर भी n। फिर क्या करेंगे, Vn का मान यहां से निकालोगे आप, समीकरण 2 मतलब द्वितीय अभिग्रहित से Vn का मान निकालो, क्या हो जाएगा, NH/2π और M और Rn यहां आ जाएगा, आ गया। अब ये जो Vn का मान है वो पहले अभिग्रहित में रखोगे। पहला अभिग्रहित क्या था, mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ze² डिवाइडेड बाय rn का स्क्वायर। ये पहला अभिग्रहित है, ठीक है। इसमें Vn का मान यहां से उठा करके पटकोगे, तो Vn का मान रखने पर क्या हो जाएगा, m/Rn। मैंने आपको पहले ही बताया था Vn का स्क्वायर करना है, तो NH/2πmRn इसका क्या, होल स्क्वायर, बराबर देखो 1/4πε0 ze² डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब वर्ग करो तो m/Rn और ये हो जाएगा n का स्क्वायर, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π² m² Rn का स्क्वायर। यही देखो आगे 1/4πε0 ze² डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर। Rn के स्क्वायर से Rn का स्क्वायर कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक पाई रह गया बस, ठीक। तो क्या बचेगा वो देखो, बच रहा है 1/Rn जो हमें चाहिए था, और n का स्क्वायर h का स्क्वायर, नीचे पाई और m, ठीक है, बराबर 1/ε0 ze², ठीक है। देखो हमें Rn चाहिए, तो Rn को उठा करके इधर पटको और ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा n² h² डिवाइडेड πm ze², ये नीचे आ गया है ना, और ये ऊपर चला गया, और Rn इधर आ गया। कुल मिलाकर के Rn का फॉर्मूला दिमाग में रख लो, क्या है बच्चों, n² डिवाइडेड बाय z
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये आर एन का फॉर्मूला त्रिज्या हो गई। इसे आर नॉट या ए नॉट भी आप लिख सकते हो। मान कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम, जैसा भी आप चाहे लिख दीजिएगा। तो ये आर एन का डेरिवेशन मेरे हिसाब से आप कर लोगे। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना रख लोगे बच्चों, 1 रख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आर एन इज इक्वल्स टू हो जाता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड आर नॉट। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 रखेंगे। हो गया। अब ऊर्जा देखो, ऊर्जा के लिए कैसे काम करेंगे, तो मेरे को ये जरूरत थी इसकी ऊर्जा के लिए। ठीक है, काम करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले ऊर्जा के 2 भाग हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। कहाँ से आएगा वो देखिए। तो हमने लिखा प्रथम अभिग्रहित से। किससे? प्रथम अभिग्रहित से, फर्स्ट पोस्टुलेट से। क्या होने वाला है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल्स टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर। यही तो है। मेरे को एम वी स्क्वायर चाहिए, क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा में 1/2 mv² आता है ना। क्या हो गया, एम वी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ठीक, ये है एम वी स्क्वायर। अतः गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एनवी कक्षक में वो भी क्या होगी, तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में 1/2 एम वी एन का स्क्वायर। एम वी एन का स्क्वायर ऊपर से उतार दो। ठीक, तो ये होगा 1/2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। देखोगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो इतना। डन क्या? ये क्या है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बहुत सिंपल है। क्या भाई, वो होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जेड ई स्क्वायर, और वो भी कैसा, माइनस का, नाभिक का प्लस का जेड ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस का ई, तो माइनस का जेड ई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय आर। आर की जगह लिखेंगे आर एन। दोनों को जोड़ना है। तो हमने लिखा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। सॉल्व किया, घटाया, घटाओगे तो बच्चों इतना आएगा। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, और हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। फिर आप आर एन का मान रख दीजिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन का मान कितना बच्चों, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई टू दी पावर 2। ठीक है, चलिए ये ई एन हुआ। क्या खास बात, जेड ऊपर चला गया, ई स्क्वायर यहाँ पर और ई टू यहाँ पर है, ई की पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर 8 लिखना चाहिए था मेरे को। फाइनली जो ऊर्जा आ रही है वो है माइनस का 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पाई एम और ई की पावर ऊपर जो जा रहा है ना, तो ऊपर हम लिखेंगे पाई एम ई की पावर 4। ठीक है, हो गया काम, और तो क्या बचा, सब कुछ तो हो गया। अब बच क्या रहा है, तो यहाँ पर ऊपर तो चला जाएगा z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, और नीचे क्या, एन स्क्वायर। फाइनली मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर। एक बार के लिए एच देख लीजिएगा, एच क्यूब तो नहीं है कहीं। नहीं,
एच स्क्वायर बैठेगा ना। चलिए, तो ये सारी चीज थी किसमें, कुल ऊर्जा के अंदर। ठीक, अब ये ध्यान में रखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, आर डैश लिखते हैं। आर डैश का मान कितना, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मान कितना लिख सकते हो, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। तो ये कुल ऊर्जा आ जाएगी। हाँ, आगे देखो, तरंग धैर्य का भी देख लो। तरंग धैर्य का कैसे काम करोगे, हटा दूँ ये, तो त्रिज्या हो चुकी, वेग पहले कर लिया, ये ऊर्जा हो जाएगी, है ना। क्या था, तो हम लिखते हैं बच्चों, समझना है इस चीज़ को, जब हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो मैं लिखूंगा En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक, चलिए En2 यहाँ पे n की जगह N2 कर दीजिएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। जैसा आप करते हुए आ रहे हैं या जैसा किताब में दे रखा है वैसा मैं करवा रहा हूँ, हालांकि मैं ये पैटर्न यूज़ करता नहीं हूँ। फिर पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस En1, अब n2 की जगह n1 लिख दो, तो ये माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। अब क्या करूं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस को हम हमेशा क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो हमने लिखा ये z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n1 का स्क्वायर पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये माइनस वाले को बाद में लिख दो, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर पाई एम ई की पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। क्या करूँ अब हम करेंगे z स्क्वायर को कॉमन लेंगे, इसी के साथ में ये सारी चीज़ भी कॉमन आ जाएगी। ठीक, तो कुछ ऐसा होगा, z स्क्वायर पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h स्क्वायर कॉमन क्या आया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमें तो लैम्डा के लिए चाहिए था ना, तो ये h और c यहाँ से हटाओ, इनका भाग लगाओ, तो एक h इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, h की घात 3, और c भी इधर आएगा तो ये c इधर और आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया आपका तरंग दैर्घ्य का। अब अगर हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो z का मान कितना, 1, तो ये तो 1, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन हेतु ये 1 हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा फाइनली, पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, लैम्डा। और बच्चों इसी को ही आप क्या बोलते हो, रिडबर्ग का क्या कहते हैं, मान। ये रिडबर्ग का मान है, किसी भी रिडबर्ग सूत्र को हम इस सूत्र से लिख देते हैं। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए रिडबर्ग सूत्र क्या होगा, तो ये हम लिखते हैं r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। ठीक, और ये क्या है, रिडबर्ग नियतांक, इसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक है, ये सूत्र नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, रिडबर्ग नियतांक बोला जाता है। कुछ किताबों में कैपिटल R, कुछ किताबों में RH। हाँ भाई, हो गया, निकल गई तरंग दैर्घ्य। अरे बच्चों बहुत सिंपल था, है ना, हल्का सा दिमाग लगाना था, हो गया भाई।
अब देखो 2019 के अंदर है 10वां 22वां 25वां 10वां। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2 3 4 5 फिर डॉट 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 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखिए। कौन सी भाई? जब N1 बराबर 1 में आ रहा है ना, 1 में आ रहा है तो फिर क्या होगा बच्चों बताओ? लाइमन श्रेणी। और ये स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में आएगा? अरे लाइमन श्रेणी कौन से भाग में आती है? पराबैंगनी। कौन से भाग में आती है? पराबैंगनी, ध्यान में रखिए। बामर कौन से भाग में आती है? दृश्य में। और अवरक्त और जितनी भी अवरक्त नहीं, जितनी भी बच गई हैं, है ना, जैसे पाशन, फुंड, ब्रैकेट, ये जितनी भी बच गई हैं ये किस में आती हैं? अवरक्त भाग में आती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में आती हैं। ध्यान में रखिएगा, छोटा सवाल बन सकता है इनसे। आगे 25वां सवाल कोई काम का है नहीं। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव संयोजकता का नियम है, जो कि हमारे कोर्स का भाग रहा नहीं है। एक सवाल मैंने कौन सा छोड़ दिया? 22वां। 22वां देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर की कोई दो अभिग्रहित बोर परिकल्पना, है ना, बोर्स पोस्टुलेट लिखने थे, पहला और दूसरा उतार दीजिएगा। फिर 2020 और फाइनल पेपर 10वां 22वां 26वां 10वां 1 नंबर का सवाल। नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य है ऊर्जा को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में लेकर के जाना। 22वां देखें, 22वां कोई काम का नहीं है। रेडियो एक्टिव क्षयता के लिए अल्फा बीटा और ये जो दे रखा है आपको D4 के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। कोर्स में नहीं रहा, लेकिन इस तरीके के सवाल मैंने बहुत करवाए, बहुत तो नहीं, कम से कम 2-3 तो करवाए ही हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। 26वां देखिए, 26वां क्या बोल रहा है? डी ब्रोगली परिकल्पना में बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। हाँ भाई, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर का द्वितीय अभिग्रहित प्रूव कीजिए। कैसे करेंगे? ये बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार का मतलब ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों, बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या था, हमें ये प्रूव करना है। MVR = NH/2π, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा हो ना तो उसको तरंगीय प्रकृति में मत देखो, उसे आप देखो कौन सी प्रकृति में, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसे कणीय प्रकृति में मत देखो, उसकी प्रकृति आप कैसी समझो? तरंगीय प्रकृति समझो। और जब भी कोई तरंग बन रही हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। ये तरंग दैर्घ्य कैसी? अप्रगामी तरंग है ना, तो ये अप्रगामी तरंग की तरंग दैर्घ्य है। और वो किसके बराबर है? H/P के, या फिर H/mv लिख देता हूँ। अरे भैया, बोर ने क्या, डी ब्रोगली ने यही तो बताया था, इसके अलावा और कोई सूत्र दिया था क्या? नहीं दिया था। तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मेट तो सेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये चीज कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है स्थायी कक्षाओं के अंदर, तो उस स्थायी कक्षा की परिधि तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। स्थायी कक्षा की परिधि कितनी? 2πRn। तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है n लैम्डा, ठीक है। ये किसने बताया? ये कंडीशन लगा दी कि अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है ना स्थायी कक्षा में तो उसे ये तो फुलफिलमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा 2πRn, ऐसा का ऐसा =n, और लैम्डा की जगह क्या? H/mv। इस mv को उठा करके इधर और 2π को उठा करके इधर लेकर के आऊँ, तो MVRn, या यहाँ पर भी n लगाओ, है ना, = क्या बच्चों? NH/2π। बताओ भाई, यही द्वितीय अभिग्रहित था क्या? अरे यही था देवताओं। कैसे? पहले ये कंडीशन लगवा दो और ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला, दोनों में मान रख दो, काम खत्म। इतना ही तो था।
चलिए, इसका जो सवाल आ गया है वो बहुत अच्छा था। n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अप्रगामी तरंग रूप बनाइए। n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग रूप, ये तीसरे कक्षक में ट्रेवल कर रहा है तो आपको 3 तरंग दैर्ध्य पूरी करनी होगी। ऐसा 1 2 3, ठीक है। फिर आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन आप गौर करो 1 2 और 3 पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये किसको बता रहा है? n बराबर 3 को बता रहा है, ठीक है। ये बना करके आना था और यहाँ पे नाभिक बना के आ जाओ। डन, ठीक हो गया काम, इतना ही था। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको चैप्टर में जो जो पढ़ना था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने वैसे भी आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे लास्ट वाले वीडियो में। आज आपको बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल गया होगा। आपके वो क्वेश्चंस जो मैंने बोले थे वो रिवाइज भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, इन क्वेश्चंस को एक बार के लिए अच्छे से देख लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आपका प्यारी सी तरीके से बनाए रखें, जितना हो सके शेयर करते हुए चलिए, क्योंकि अब अपने पास में टाइम है तो हम उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं जहां तक या फिर जिन्हें इसकी अभी भी आवश्यकता है, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।